नाम से और जन्म तिथि से क्या गणनाएं की जा सकती हैं? ज्योतिष कितनी सटीक गणनाएं? पहले कुंडली बनती है, उसके बाद उस कुंडली के हिसाब से व्यक्ति का जन्म होता है। अमीर बनने के कौन से योग किसी कुंडली में देखे जाते हैं? तो मनी के लिए क्या चाहिए कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के ना ये चीक्स थोड़ी सी पहले करते ना गुगली उगली उश वैसे करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इससे ना मनी अट्रैक्ट होती है। क्या ऐसी चीजें हैं जो घर में रखी जा सकती हैं कि राहु जो है वो एक लेवल पे बैलेंस रहे? वॉशरूम जो है हमारा इस तरीके से हमें क्लीन करके रखना चाहिए जैसे हमारा रूम होता है। तो शनि ग्रह जो है क्या वो वाकई इतना उससे डरने की जरूरत है या उसका कोई और पहलू भी है जिसे हम समझ सकते हैं? लेकिन शनिदेव जो है सबसे अच्छे प्लेनेट है क्योंकि वो कर्मों के देवता हैं। जैसे कर्म करेंगे हम उनका फल उन्होंने देना है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपकी शादी हो गई है, बट देन यू फील कि नहीं, शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो ये भी क्या कर्मों का प्रभाव होता है? बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सब प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से होता है। अच्छा, अगर प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी भी खराब हो रही है, किसी एक की खराब हो रही है, तो किसी एक को संभलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, घर बनाना बहुत मुश्किल है और तोड़ना बहुत आसान है। शादी करना आसान है, निभाना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में, और इन सारी चर्चाओं में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण नांगिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्रवीण जी, सबसे पहले हम अपनी ज्योतिष की चर्चाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आई एम श्योर आपने इतने लोगों को अब तक आप कुंडलियों के रहस्यों के बारे में बता चुके हैं, उनकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आप उन्हें बता चुके हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि नाम से और जन्म तिथि से क्या गणनाएं की जा सकती हैं? ज्योतिष कितनी सटीक गणनाएं करता है? ज्योतिष जो है वो सटीक गणनाएं बिल्कुल कर सकता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीन चीजों से कुंडली का निर्माण किया जाता है। कि जिस वक्त किसी का जन्म हुआ उस वक्त क्या ग्रह दशा थी, उस वक्त क्या था, उस वक्त के हिसाब से जो ग्रह दशा होती है उसके हिसाब से उसकी कुंडली बनती है। जो मुझे समझाया मेरे बड़े बूढ़ों ने, वो ये समझाया था कि कुंडली ऐसे नहीं बनती कि जब किसी का जन्म हुआ तो उसकी उस टाइम के हिसाब से, पर्टिकुलर उस टाइम के हिसाब से कुंडली बनी। अगर इस तरीके से होगा तो हम पिछले जन्मों के कर्मों को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें? तो पहले कुंडली बनती है, उसके बाद उस कुंडली के हिसाब से व्यक्ति का जन्म होता है। तो उस वक्त के हिसाब से जो है कुंडली बनती है, और उस कुंडली के आधार पे हम व्यक्ति को बता सकते हैं कि उनके साथ आगे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, या पास्ट में क्या हुआ था, या अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसकी भी कैलकुलेशन की जाती है। प्रवीण जी, एक चीज़ इसमें है कि क्योंकि हम बात करते हैं ज्योतिष में देश काल पात्र की, तो क्या ये भी चीज़ें होती हैं जो किसी व्यक्ति की कुंडली में फ़र्क डालती हैं, असर दिखाती हैं अपना? बिल्कुल, देश काल पात्र का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप किसी की कुंडली देखें और उसको बोलें कि हाँ अब आपकी लाइफ में लग्जरी कोई व्हीकल है आगे, और वो किसी एक निर्जन स्थान पे रहता है, किसी टापू पे रहता है, उस कार का वो क्या करेगा? उसे तो वोट चाहिए। जी। तो देश काल पात्र का तो फर्क अपने आप बहुत आता है। जी, तो हम, क्योंकि बात आपने अभी लग्जरी की करी है, अमीर बनने के कौन से योग किसी कुंडली में देखे जाते हैं, वो अगर आप हमें बता सकें। देखिए, कुंडली में योग देखे जाते हैं और नेचुरल वे में भी उस चीज को चेक किया जा सकता है। कुंडली में जो देखते हैं हम, सबसे पहले जो अगर लग्जरी के लिए देखें तो शुक्र को देखा जाता है। सबसे पहला प्लैनेट जो है वो शुक्र आता है। लेकिन कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो पैसा ना देता हो। पैसा सभी प्लैनेट्स देते हैं, कोई सिंगल प्लैनेट ऐसा नहीं है जो पैसा वापस खींचता हो। फर्क इस चीज का पड़ता है कि वो कुंडली में किस भाव में बैठा है और नक्षत्र क्या है और वो किस डिग्री पे है, उस चीज का उसके ऊपर असर पड़ता है। कोई ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, वो जिस भाव में बैठा है उसने जो फल देने हैं कुंडली के हिसाब से वही देगा। बात आप कर रहे थे लग्जरी की, अगर लग्जरी को देखते हैं हम तो शुक्र को सबसे पहले देखा जाता है। और अगर कई बार होता है, कई लोगों की इच्छा करती है बार बार लग्जरी की, कि अगर 2 BHK में तो बार बार इच्छा करती है कि नहीं मेरे को 3 BHK हाउस होना चाहिए या 4 BHK होना चाहिए। अगर 3 BHK 4 BHK तो वो उससे बड़ा चाहता है। एक छोटी कोई कार चलाता वो सोच रखता है कि नहीं मेरे को अब थार चाहिए, मेरे को BMW चाहिए। बार बार कई लोगों की ऐसी इच्छाएं करती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उसके हिसाब से उसकी कुंडली में जो है शुक्र और राहु दोनों की कंडीशन अच्छी होती है। ऐसी कंडीशंस में उनको उन प्लैनेट्स को एक्टिव करना चाहिए। और अगर दोनों प्लैनेट ये साथ में बैठ जाएं तो भी क्या लग्जरीज ही बढ़ती हैं या जीवन में और किसी तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं? एक साथ सब
सभी कुछ आता है ना लाइफ में, एक तरफा नहीं आता। पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, कुछ भी नेगेटिव किया तो वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं अभी शुक्र के साथ जैसे राहु की बात की, राहु जब देता है तो भी छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो भी छप्पर फाड़ के लेता है। पॉजिटिव होगा तो देगा और नेगेटिव होगा कोई प्लैनेट तो क्या करेगा, वो उल्टा ले लेगा। तो उस चीज़ का तो फर्क पड़ता है, हर किसी के ऊपर पड़ता है। इसीलिए शायद राहु की महादशा को बहुत खराब भी माना जाता है कि ये देती भी है आपको और आपसे सब कुछ लेकर भी चली जाती है। इस तरह की बात सच है क्या? बिल्कुल सच है, और मुझे तो सबसे अच्छा प्लैनेट राहु लगता है। मैं- कलयुग है ना जी कलयुग में राहु को मेन माना गया है। जी ठीक है, और किसी का पैसा आता है ना, थोड़ा थोड़ा किसी का पैसा आ रहा है, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, हमारा पैसा आ रहा है, ठीक है, कई बार इंक्रीमेंट आ गया थोड़ा बहुत, तो वो हम उसको शुक्र की वजह से मानते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ होता है ना कि लॉटरी लग गई या कहीं से एकदम से पैसा आ गया सडनली, वो किस वजह से आएगा? छप्पर फाड़ का पैसा तो राहु देता है, तो राहु तो अच्छा हुआ अगर उसने छप्पर फाड़ के लेकिन वो पैसा दिया। सडन दे रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, ये वाली चीज़ इसके साथ नहीं रहती है। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो अब इसी पे बात कर रहे थे कि राहु को पॉजिटिव रखने के लिए एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है अपनी लाइफ में? देखिए, राहु को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि जहाँ वो रह रहा है कोई सामान उसका अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, कपड़े उसको हमेशा सही से रखने चाहिए। कपड़े जो उतारने हैं वो कपड़े भी कहीं रखने हैं तो सीधे करके रखने हैं। नहा के आ रहे हैं तो वॉशरूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। पोछा नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट वाइपर लगाएं। पहले के लोग तो पोछा लगाते थे, बिल्कुल सुखाते थे, वाइपर तो एटलीस्ट चला सकते हैं। शूज बेड के नीचे नहीं होने चाहिए। राहु जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है फिर। तो प्रवीण जी, क्योंकि अब घर इतने बड़े होते नहीं हैं कि वहाँ पे सब चीज़ों को अलग अलग रखा जा सके, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जगह ही बहुत कम है, तो ऐसी जगहों पे या इस तरह की चीज़ों पे राहु को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घर में रखी जा सकती हैं कि राहु जो है वो एक लेवल पे बैलेंस रहे? देखिए, सबसे पहले तो वॉशरूम में जो है नमक, कांच के बाउल में जो हमारा रॉक्स आती हैं साल्ट की, वो रॉक उसके अंदर साल्ट की रखनी है। ठीक है, 15-20 दिन महीने में जब वो खराब हो जाए, लगे खराब हो गया, तो उसको चेंज कर दीजिए, सबसे ज़रूरी। ठीक है, टॉयलेट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वॉशरूम जो है हमारा इस तरीके से हमें क्लीन करके रखना चाहिए जैसे हमारा रूम होता है। कई लोग वॉशरूम बहुत गंदा रखते हैं। वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकर नहीं जाना चाहिए। पर आजकल तो ये हो गया कि लोग मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं वॉशरूम में बैठकर, या वॉशरूम पे फ़ोन ले जाना नेसेसरी हो गया है, या टाइम पास के लिए लेके जा रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? गलत कर रहे हैं अपने साथ। कौन सा प्लैनेट इससे खराब कर रहे हैं राहु के अलावा? कोई सिंगल प्लैनेट के ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होती है सभी प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, कुछ आपने करना है, कोई काम करना है, ठीक है, मैं मानता हूँ कोई काम करना है, किसी दिन आपने सोचा कि आज आपने ये काम करना है या कल ये काम करना है, उठ के आप काम कैसे करेंगे? जब तक आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आपके दिमाग स्टेबल नहीं हो पाएगा, आप सोच नहीं पाएंगे क्या काम करना है। मूड स्टेबल हो गया सबसे पहले, फिर काम करने की जो ताकत है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपको मार्स देगा, मंगल देगा। जब तक मंगल आपको एनर्जी नहीं देगा आप काम नहीं कर सकते। तब तक आप फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, आलस आ जाएगा, छोड़ देंगे। उसके बाद मरकरी, बुध, वो आपको कैलकुलेशन उसकी समझाएगा, अच्छी और बुरी कैलकुलेशन सारी बुध से आएगी। उसके बाद आ गया आपका बृहस्पति। बृहस्पति देव ने क्या करना है, उस चीज को कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक्सपेंड कर देना है उसे। ठीक है, उसके लिए ये जो है आपका बृहस्पति काम करेगा। शुक्र, उसमें से आपने पैसा कैसे कमाना है, उस काम को करके वो आपको शुक्र देगा। शनि आपका अगर उसमें नेगेटिव हुआ तो आपको आलस बहुत ज्यादा दे देगा, आप काम कर ही नहीं सकोगे। सूर्य तो आत्मा है, सभी प्लैनेट्स के राजा, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोई सिंगल प्लैनेट कभी काम नहीं करता, ना आपके लिए पॉजिटिव ना आपके लिए नेगेटिव काम। कोई भी काम करना है, सब कामों में सभी प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। बस फर्क इतना पड़ जाता है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है वो सभी प्लैनेट्स की होगी।
तो प्रवीण जी, क्योंकि शनि देव को लेकर ये कहा जाता है कि शनि को बहुत ही, एक तो डर इतना ज़्यादा है उनको लेकर, या उनको लेकर कहा जाता है कि शनि जब अपने दंड देने पर आते हैं तो ज़िंदगी जो होती है वो पूरी तरह से या तो इंसान की बर्बाद हो जाती है या बहुत सारी लर्निंग्स को सीख लेते हैं। तो शनि ग्रह जो है, क्या वो वाकई इतना उससे डरने की ज़रूरत है, या उसका कोई और पहलू भी है जिसे हम समझ सकते हैं? देखिए, जब भगवान राम सीता माता को लेने गए थे तो लंका जाने से पहले वो समुद्र के तट पे बैठे हुए थे, पूजा की थी उन्होंने 3 दिन। तो समुद्र देव ने दर्शन नहीं दिए थे, वो चाहते थे रास्ता दे दे समुद्र देव। फिर उन्होंने हार के अपना धनुष बाण मंगाया और उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया, तो समुद्र देव सामने आ गए कि माफ कीजिए, गलती हो गई, ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन भगवान राम ने उस वक्त एक बात कही थी, भयभीन होए न प्रीत। ठीक है, जब तक डर नहीं होता ना तब तक प्रीत नहीं होती। तो लोगों को शनिदेव से डर है, इसलिए प्रीत है थोड़ी के शनि मंदिर में जाते हैं। लेकिन शनिदेव जो है सबसे अच्छे प्लेनेट है, क्योंकि वो कर्मों के देवता हैं। जैसे कर्म करेंगे हम, उनका फल उन्होंने देना है। हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। अगर हम कुछ गलत करेंगे, कोई गलत करता है ना, तो सामने से अगर पुलिस वाला आ रहा है, निकल भी रहा है, कहीं और जा रहा है, तो भी लोग डरना शुरू कर देते हैं। क्यों? डर है एक मन में कि हाँ कुछ गलत किया है। आप गलत नहीं करेंगे तो शनिदेव तो अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। और मैंने तो देखा है लोगों को, जो कई लोगों को देखा, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों को जिनके बिजनेसेस हैं, जिन्होंने अच्छे बिजनेस रन किए या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, कोई नया स्टार्टअप किया, उनकी शनि की महादशा या शनि की ढैया चल रही थी। तो उस वक्त वो अच्छा कर गए। गलत कैसे हुआ? अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को, जो आपके नीचे काम करते हैं लोग, ठीक है, आपके सर्वेंट हैं या आपसे नीचे की पोस्ट पे काम करते हैं, या साफ सफाई वाले, या आपके घर में कोई मेड आती है वो काम कर रही है, अगर उनके साथ गलत बिहेव नहीं करोगे तो सैटर्न खराब नहीं होगा। उनके साथ कुछ गलत करोगे तो जाहिर सी बात है सैटर्न खराब होगा आपका। तो प्रवीण जी, एक चीज़ है इसमें, क्योंकि सैटर्न की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे ख़राब होता है या किन चीज़ों से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, पर कुछ जो कर्मास होते हैं वो तो हम पिछले जन्मों से भी लेकर आ रहे होते हैं ना, जो हम कहते हैं कि हमने ये अपने साथ, हमारे साथ लेकर आए हैं, कार्मिक हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अब इस जन्म के कर्म तो आप ठीक कर सकते हैं कि शनि की जो कृपा दृष्टि है वो मिल जाए, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों का क्या करें, जो भोगने ही हैं, जिनके रिजल्ट अब भोगने ही हैं, वहाँ हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो हम मानते हैं, कुछ कर्म होते हैं जो हमें अभी भुगतने, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर का रिश्ता मान के चलते हैं अपने साथ, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो हम अगर अपने कर्म, अभी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम अगर अच्छा करते हैं तो हम अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं। अगर कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है और हम उसका गलत तरीके से ही रिटेलिएट करेंगे चीजों को, तो हम तो पिछले जन्म तो खराब थे, अभी हम अभी के भी खराब कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि हमें अभी भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम और बुरा करना शुरू कर दें? तो हम क्या करेंगे? अपने अभी के कर्म हैं वो भी खराब कर रहे हैं। अगर हम अभी के कर्म अच्छे करने शुरू करें तो हो सकता है ना हमारे पिछले कर्म हैं वो भी तो कटते हैं ना। पिछले कर्म जरूरी नहीं है कि हमें भुगतने हो, वो भी तो कटते हैं कर्म। क्योंकि कुछ कर्म जो है पिछले जन्मों से जो आ रहे हैं उनमें कुछ दृढ़ होते हैं, कुछ अदृढ़ होते हैं। दृढ़ ऐसे कर्म जो हमें भोगने ही हैं हर हालत में, और अदृढ़ वो होते हैं जिनको काटा जा सकता है, कुछ उपाय करके, कुछ रेमेडीज करके, कुछ तरीके से, कुछ पूजा पाठ करके या अच्छे काम करके, लोगों की दुआएं लेके हम उन जो बुरे कर्म हैं कुछ वो काट सकते हैं, ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो आगे। हम जो अपने लिए कर रहे हैं, हमारी तो जो है जिंदगी है, ठीक है, हम अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम तो आगे की जनरेशन्स के साथ भी तो गलत कर रहे हैं। तो प्रवीण जी, क्योंकि अभी जब हम कर्मों की ही बात कर रहे हैं, और बहुत बार अभी आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपकी शादी हो गई है, बट देन यू फील कि नहीं, शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी क्या कर्मों का प्रभाव होता है? कर्मों का प्रभाव होता है, थोड़ा सा हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस का होता है। कई बार आपने नोट किया होगा, कई लोग होते हैं ना हस्बैंड वाइफ, फोन पे जब तक बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि वो ऑफिस से हस्बैंड घर आ रहा है या वाइफ घर आ रही है और वो दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, और जैसे ही एक घर पे एंटर किया, एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर वो
परिस्थिति जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई, है ना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, या थोड़ी देर के लिए रुके और कुछ ना कुछ बहस हुई और एकदम से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। ये सब प्लैनेटरी पोजीशन्स की वजह से होता है। अच्छा। अगर प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो रही है, किसी एक की खराब हो रही है, तो किसी एक को संभलना चाहिए। अगर कोई एक है स्पाउस हस्बैंड वाइफ में से, मान लीजिए हस्बैंड की माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है किसी चीज से, उसने कुछ बोला, तो जरूरी नहीं है ना कि आपको रिटेलिएट करना है। आप उन चीजों को संभाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा है तो आप अपनी कुंडली दिखा के किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को उस चीज को चेक कर सकते हो, किस की वजह से, किस बात की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या प्लैनेटरी पोजीशन है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत ठीक हो जाती है। एटलीस्ट इंडिया में तो हम लोग मानते हैं कि ये चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा जो रिलेशंस हैं उनको बना के चलने में बिलीव करते हैं। पर प्रवीण जी, जैसे कि अभी भी लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जो हैं, लॉन्ग टर्म मैरिजेस जो हैं, वो अब कहीं ना कहीं उनमें ठहराव आ रहा है, उनमें डिवोर्स के केसेस बन रहे हैं। ये जो अचानक से डिवोर्स के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों के बीच में एक लंबी शादी के बाद भी, ये किस तरह की प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, ये किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं? ये बिल्कुल प्लैनेटरी पोजीशंस ही होती हैं जो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देती हैं, है ना, कि हस्बैंड वाइफ के दोनों की प्लैनेटरी पोजीशंस जो है एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई, और कोई थर्ड पर्सन आया बीच में जिसकी प्लैनेटरी पोजीशन किसी एक के साथ मैच कर रही है या अच्छी उसके साथ बातचीत हो रही है, तो फिर वो आजकल लोग थोड़े पहले होते थे ना ज़्यादा समझदार या घर पे संभल के रहना है, आजकल लोगों ने थोड़ा सा वो अपने आप को मॉडर्न दिखाना शुरू किया ना, उसकी वजह से गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी बहुत प्लैनेटरी पोजीशन होती है, जो होती है उसको ठीक किया जा सकता है और ठीक करना चाहिए उसे, क्योंकि अगर एक जगह आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मान लीजिए अगर वाइफ सोचती है कि हस्बैंड उसकी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कि ऑफिस के काम में लगे रहते हैं और ध्यान नहीं देना मेरे पे, बिल्कुल किसी चीज पे ध्यान नहीं है, तो उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, उसके लिए प्लैनेटरी पोजीशंस को देखा जाना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए या कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहे, बॉन्डिंग अच्छी रहे। क्योंकि कहते हैं ना, घर बनाना बहुत मुश्किल है और तोड़ना बहुत आसान है। शादी करना आसान है, निभाना मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल के साथ निभाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक को ही निभाने के लिए थोड़ा दबाव ज़्यादा सहन करना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे ना लेडीज़ को ज़्यादा सहन करना पड़ता था। लेकिन अब तो है ना, दोनों को सहन करना पड़ता है, दोनों को सहन करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मेरे को क्या लगती है जो आई है कि सबकी ना न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज रहती थी ना, सब आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा समझौता कर लेते थे, डर भी होता था बड़ों का। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो किसी का डर तो है नहीं, एटलीस्ट एक दूसरे का डर तो रखें। स्पाउस जो हैं एक दूसरे का डर तो रख सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत रख सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है रखना। अगर किसी को लगता है कि प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से हो रहा है, किसी को लगता है नहीं है, जनरल चीज़ है ये हो रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से ही दिक्कत होती है। तो उन्हें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के, अपने स्पाउस की कुंडली दिखा के उसकी कोई ना कोई रेमेडी निकालनी चाहिए ऐसी कि वो जो प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ना हो। तो प्रवीण जी, जो भी यंग कपल्स हैं जो शादी करने वाले हैं या जो रिसेंटली शादी कर चुके हैं, उनके लिए ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आप बताना चाहेंगे कि वो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा मजबूत कर सके, अपने रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क ऐड कर सकें? सबसे पहले सबसे ज़रूरी कुंडली मिलान आजकल लोग नहीं कराते, है ना। खास करके जो लव मैरिजेस हैं उनमें तो देखा नहीं जाता ना, वो तो फिर बाद में जब हो जाता है लड़ाई झगड़ा, जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तब फिर वो लोग दिखाते हैं या उनकी फैमिली वाले दिखा रहे होते हैं कुंडली कि ये क्या दिक्कत है इसमें, चेक कीजिए। उन लोगों को कुंडली दिखा के एक दूसरे के साथ देखना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, अगर परमानेंट नहीं है तो ठीक की जा सकती है। अगर वो परमानेंट है, लगता है कि नहीं ये दिक्कत है इसके अंदर, तो फिर मैं मानता हूँ उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुंडली मिलान में क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले एक तो जैसे गुण मिलान होता है वो एक जनरल चीज़ है। कुंडली मिलान में क्या देखना चाहिए, इनके आगे के रिलेशंस कैसे चलेंगे, कोई डाइवोर्स के योग हैं या नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई गलत है, लड़ाई झगड़े के योग तो नहीं है ज़्यादा। दूसरा क्या देखते हैं उसमें, बेबी का, ठीक है। कुंडली मिलान की है ज़रूर, शादी किस लिए कर रहे हैं, आगे जो है अपना फैमिली प्लानिंग के लिए, तो उसके लिए देखना ज़रूरी है कि इन लोगों के बच्चे में कोई
आगे दिक्कत ना हो बेबी में, ठीक है। और दूसरा उसके बाद अलग तीसरी चीज क्या आती है सबसे जरूरी, फाइनेंशियल, कि फाइनेंस कैसे रहेंगे इन दोनों के आपस में। क्योंकि कई बार होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि ये तो जी हमारी बहू जब से आई है इसके पैर हमारे घर में पड़े, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई, है ना। ये जरूरी नहीं है कि लड़की के साथ हो, लड़के के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, दोनों जगह होता है। अब जैसे आपका है, अगर मैं फेस देखूं आपका, ठीक है, आपका तिल है जो फेस पे, ठीक है, राइट हैंड साइड में तिल आ गया, इसका मतलब क्या आता है कि आपकी शादी के बाद आपकी कंडीशन बहुत चेंज हो जाएगी। आपकी कम होगी, आपके हस्बैंड की ज्यादा चेंज होगी, ठीक है। फाइनेंस के अगर मैं बात करूं कि शादी से पहले अगर छोटा घर होगा, कुछ साल बाद जाके हम चेक करेंगे तो एक बहुत बढ़िया घर होगा आपके पास, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे आपके, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं हम कि जो है लड़के वाले क्या बोलते हैं कि हमारी तो बहू जब से आई है, इसके पैर जब से पड़े हैं तब से हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें कुंडली से देखनी चाहिए कि दोनों का स्पाउस का मैच किस तरीके से हो रहा है कि आगे का बहुत अच्छा चले। क्योंकि जैसे अभी हमारा एक सरकार ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, सॉरी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, सबका साथ सबका विकास। अगर आप अकेले अपना सोचते हैं कि आपका विकास होना चाहिए, ठीक है, मान लिया आपके पास करोड़ों रुपया आ गया, आप बोलते हैं कि मेरे को कोई लग्जरी कार लेनी है, अब अगर BMW मर्सिडीज कोई लेने जाते हैं, वो कंपनी एग्जिस्ट करती है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं और भी लोग ले रहे हैं, इसीलिए आप उस लग्जरी का फायदा ले सकते हैं। आप अपने लिए अकेले के लिए क्या क्रिएट करेंगे? बिल्कुल। जब सब लोगों का विकास होगा, सब लोग साथ में रहेंगे, तभी अच्छा लगेगा ना। एक आपकी आलीशान घर हो और आपके आसपास छोटे छोटे घर हों जिसमें लोग परेशान हो सब, उसमें अच्छा लगेगा आपको? नहीं, आपको चाहिए आप जिस जेंट्री से बिलीव करते हो उस ही तरह के, आप ही की तरह के लोग आपके आसपास रहें, आप उसी चीज को प्रेफर करोगे। ऐसा कब होगा? जब सब के सब आगे बढ़ेंगे और लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो बहुत जरूरी है सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी सोचना है। प्रवीण जी, अब क्योंकि हम शादी के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वो किस तरह की दशाओं से पीड़ित होते हैं कि शादियां नहीं हो पा रही हैं, या कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको बेसिक लेवल पे करके जो एक आम इंसान कर सकता है बिना कुंडली को जाने भी, जिससे कि शादी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं? देखिए, अगर किसी, मैं मानता हूँ जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो वो अपने पास हल्दी की गांठ लेके एक छोटी सी पीले कपड़े में बांध के अपने राइट हैंड के शोल्डर में इस साइड बांध लेगी, राइट हैंड पे, राइट हैंड, अच्छा, ठीक है। थर्सडे, ठीक है, शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ किसी लड़के के साथ दिक्कत है, ठीक है, तो उसने क्या करना है कि रेड कलर के कपड़े में एक रुद्राक्ष लेके अपने हैंड में इस साइड बांध लेना है, फ्राइडे, राइट हैंड पे ही, राइट हैंड, फ्राइडे, शादी के योग जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया इजीली, रुद्राक्ष कोई भी रखा जा सकता है? कोई भी, अच्छा, ठीक है। वैसे 5 मुखी ज्यादातर यूज किया जाता है। और जो है, अगर इसके अलावा वैसे भी दिक्कत आती है, कई बार कुंडली में दिक्कत होती है किसी की, तो उस कंडीशन में अगर इसी करने के बाद भी रेमेडी कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी न किसी को कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि कई बार ना प्लैनेटरी पोजीशन कुछ ज्यादा खराब हो रखी होती है। कई लोग होते हैं, उनको कई लोग पसंद नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट करवा देते हैं कहीं और से, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है, सामने वाला कुछ अच्छा सक्सेस पा रहा है उससे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख के आगे काम करेंगे। प्रवीण जी, इसी तर्ज पर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम तो अपना कर्म किए जा रहे हैं, हम अपना काम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस से नहीं जलते होंगे या जो आपकी खुशियों से नहीं खुश होंगे। तो ऐसे में लोग अगर किसी तरह की चीज़ें आपके ऊपर कर रहे हैं, नज़र लग रही है, तो नज़र दोष को कम करने के लिए या नज़र दोष से खुद को बचाने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है? देखिए, नज़र दोष से बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नज़र अगर लग जाए तो उसको उतारने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या करते थे, तो मिर्च वगैरह यूज़ करते थे, कई जगह बाती का यूज़ करते हैं। आजकल क्या होता है, बहुत सिंपल वे में अगर हम करना चाहें तो नमक लेके, जो घर में हम नमक यूज़ कर रहे हो, राइट हैंड में 1 चम्मच नमक लेंगे, 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वारेंगे और उसे ले जाके टॉयलेट में फ्लश कर देंगे।
ओके, नमक कोई भी हो सकता है? नमक कोई भी हो सकता है, घर में जो हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल वो नमक। ठीक है। इससे नज़र जो है बहुत तेजी से जो है ठीक हो जाती है, एकदम से इसका इंस्टेंट फर्क पड़ता है। और ये खुद किया जा सकता है या किसी और को आपके लिए करना होगा? आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, आप चाहें किसी और से करवा सकते हैं, और डे और नाइट का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किसी भी टाइम दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं आप, किसी भी दिन किया किसी भी दिन किया जा सकता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो है रोते तो बोलते हैं लोग नजर लग गई है। किसकी नजर लगती है उससे बच्चे को बता सकते हैं? बच्चे को तो किसी की भी लग सकती है। बच्चे को सबसे ज्यादा नजर उसकी माँ की लगती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि माँ उसको ना लगातार देखती रहती है, आज इसने ये एक्टिविटी की, आज ये एक्टिविटी की, खुद ही खुश होती रहती है, तो वो बच्चे को नजर बहुत जल्दी लगती है। अगर बच्चे को नजर लग रही है ना, तो सेम नमक राइट हैंड में लेके 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उसके सर से मार के टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। जितनी देर में वो टॉयलेट में फ्लश करके आएंगे ना, बच्चे को देखेंगे एकदम से इंस्टेंट फर्क पड़ा हुआ होगा। अच्छा। तो अब हमने बात करी नज़र के बारे में कि नज़र से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। एक चीज़ और है कि जब घरों में काफ़ी लोग जो रह रहे होते हैं वो कई बार ये कंप्लेन करते हैं, कई बार उनके ये सवाल होते हैं कि घर में कुछ मिसिंग लगता है या घर में कुछ डिस्टर्बेंस फील होती है। जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं या दो लोगों के बीच में आपसी संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं। ये किस तरह की चीज़ें होती हैं, ये किस तरह से लोगों को परेशान करती हैं? देखिए, अगर लगता है कि कुछ नेगेटिव है, ठीक है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आपने वही प्रश्न किया कि कुछ अगर नेगेटिव है, कांच का एक ग्लास लेना है, एक ग्लास भर के पानी से 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक उसमें घोल लेंगे, 1 लौंग डालेंगे उसमें फूल वाला, 1 नींबू भी साबुत उसके अंदर, नींबू और लौंग दोनों उस पानी के अंदर डिप कर देंगे। पूरे घर में उस ग्लास को लेके मूव करेंगे, खास करके कॉर्नर्स में जरूर लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद उस ग्लास को घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे और उसके नीचे एक रेड कलर का पेपर रखेंगे। अगर कुछ नेगेटिव होगा तो सबसे पहले इसके जो सिम्टम आते हैं, नींबू जो है वो पानी से हल्का होता है, लौंग पानी से हल्का होता है, वो नीचे चले जाएंगे। नहीं तो उसके पानी के अंदर बदबू आएगी बहुत ज़्यादा, पानी खराब भी हो सकता है और पानी उसमें से ख़त्म भी हो सकता है अपने आप। अगर ऐसा कोई सिम्टम नज़र आता है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है। अगर लगता है कि कुछ नेगेटिव है घर में, पता चल गया आपको, तो आपने नमक लेना है अपने हाथ में, एक चम्मच नमक लेंगे हाथ में, पूरे घर में लेके मूव करेंगे और उस नमक को ले जाके टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। जो रेमेडी हमने नज़र उतारने के लिए यूज़ करी, वही रेमेडी घर के लिए भी की जा सकती है। घर के लिए की जाती है नज़र उतारने के लिए। और वो नींबू जो है तकरीबन 1 हफ्ते के लिए अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा रहने देंगे, 1 हफ्ते बाद उसको फेंक देंगे। और ये किसी भी दिन किया जा सकता है, मतलब किसी भी दिन इसको शुरू कर सकता है इंसान? ठीक है। तो प्रवीण जी, अब क्योंकि हम परेशानियों की ही बात कर रहे हैं, तो लाइफ में जो छोटी छोटी परेशानियां हमारी आ रही होती है, यूजुअली लोगों को जॉब में बहुत परेशानी होती है कि या तो आपका काम एक्नॉलेज नहीं हो रहा है, एक्नॉलेज हो रहा है तो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। इस तरह के लोगों के लिए उन्हें किस तरह की रेमेडीज़ करनी चाहिए कि जो जॉब की सेटलमेंट है, जॉब की स्टेबिलिटी है, वो उन्हें मिल जाए? देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर सूर्य की कंडीशन जो है कुंडली में अगर ठीक नहीं है, तो उस वक्त ये परेशानियां जो हैं वो आती हैं। इसके लिए क्या करना है, देसी घी लेना है थोड़ा सा, अपने हाथ में ये वाली फिंगर जो आती है हमारी, इसके ये जो एरिया होता है, इस एरिया पे 1-2 बूंद देसी घी की लगाएंगे, गाय का घी का होना चाहिए, और अपने थंब से उसको थोड़ी देर के लिए पुश रगड़ेंगे और सूर्य का मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आपको आता है। और ये मॉर्निंग में तकरीबन 6 बजे के करीब करना है, 6 से 6:30 बजे डेली, 2-3 मिनट के लिए। दोनों हाथों में बैठना जरूरी है? नहीं, अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथ में करना है। ये जो सूर्य की फिंगर होती है हमारी, इसका ये सूर्य की फिंगर होती है, इसमें ये जो एरिया आता है, ये हम इसको पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो ये पर्वत जो है हमारी कंडीशन बताता है प्लैनेटरी कि इस वक्त हमारी सूर्य की कंडीशन जो है हमारी कुंडली में ठीक नहीं है। इसको करने से सूर्य की कंडीशन जो है वो कुंडली में अच्छी हो जाएगी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब आराम से लगेगी। अगर किसी काम को कर रहे हैं, हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा उस चीज़ का, काम हम कर रहे हैं चाहे घर में या ऑफिस में, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो इसका मतलब है हमारा सूर्य जो वो ठीक कंडीशन में नहीं है। ऐसा करने से सूर्य की कंडीशन अच्छी होगी कुंडली में,
और हमें हमारे कामों का क्रेडिट मिलना स्टार्ट होगा, हमारे जॉब में हमें अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएंगी। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें इसमें सक्सेस मिलेगी। ओके तो प्रवीण जी, हमने जॉब्स की बात कर ली, अब स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे और पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो याद नहीं होता है या इसका ध्यान ही नहीं लगता है। इस तरह की चीज़ों में बच्चे के लिए कौन सी रेमेडीज़ हैं जो या पेरेंट्स कर सकते हैं या बच्चा खुद कर सकता है? 2 हरी इलायची उसकी स्टडी टेबल पे होनी चाहिए, जब सूख जाए उसको बदल दीजिए। और बच्चे को डेली सरस्वती वंदना सुनानी चाहिए, 2-3 मिनट की होती है। अगर नहीं आती आपको या बुक नहीं मिलती तो इसके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। बच्चा वो डेली सुनेगा, बच्चे का कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ेगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो बच्चों के लिए हमने कर लिया है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है जहाँ बैठ के अगर वो पढ़ते हैं या जहाँ उनका फेस होता है उससे उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है? ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके पढ़ना चाहिए। ओके ठीक है, तो बच्चों के बारे में ये हो चुका है। एक चीज़ है जो इमोशंस हैं, इमोशंस हर किसी के ऊपर नीचे होते रहते हैं। बोला जाता है कि मून की तरह आपके इमोशंस बदलते रहते हैं कि 15 दिन वो बहुत हाई रहते हैं, 15 दिन वो लो हो जाते हैं। ऐसे केसेस में जब इंसान अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उनके लिए किस तरह की रेमेडीज़ हो सकती हैं? उनको जो रेमेडी हम बताते हैं उनको यही बताते हैं कि मंदिर जाएं और शिवलिंग पे जल अर्पित करें। ऐसा करने से उनका जो मून है वो स्ट्रेंथन होता है, पावर मिलती है उसे, उनकी मानसिक स्थिति होती है वो सुधरती है। ओके और ये जो है ये कोई भी इंसान कभी भी कर सकता है या इसके लिए पर्टिकुलर दिनों का ध्यान रखना चाहिए या भगवान शिव को कभी भी प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, भगवान शिव को तो कभी प्रसन्न किया जा सकता है, भोलेनाथ है वो, है ना। लेकिन इस चीज को अगर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और भगवान शिव को जल अर्पित करने का भी कोई समय देखा जाता है या शाम को भी इसको किया जा सकता है? नहीं, इसको मॉर्निंग में ही करना चाहिए, शाम के टाइम वर्जित होता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, स्पेशली जो लोग भी ऑड आवर्स शिफ्ट पे होते हैं या जो लोग शायद सुबह का समय अपने लिए उस तरह से नहीं निकाल पाते हैं, तो वो किस तरह से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं? तो वो दिया जलाएंगे शाम के टाइम पे। अच्छा, है ना, देसी घी का दिया जला के आएंगे शिवलिंग पे, तो उनको बहुत अच्छे फल मिलते हैं उसके। जी ठीक है। तो प्रवीण जी, हमने अभी रेमेडीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ और इसमें आती है, मंगल ग्रह को शादी के लिए भी बहुत बार देखा जाता है कि मांगलिक दोष बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। करेज के लिए भी देखा जाता है कि इंसान के अंदर कितना साहस है, कितना करेज आएगा, ये भी मंगल ग्रह से देखा जाता है। मंगल अगर किसी का कमज़ोर है या कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, उस तरह के केसेस में मंगल को कैसे जो है प्रबल किया जा सकता है या कैसे उसको पावर दी जा सकती है? देखिए, मांगलिक अगर देखते हैं हम, मांगलिक दोष बोलते हैं, ठीक है, मांगलिक दोष भी बोल सकते हैं। और मांगलिक लोग जितने भी मांगलिक होते हैं, जितना मैंने आज तक देखा है, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत बहुत करना जानते हैं, किसी चीज़ से डगमगाते नहीं है, मेहनत से पीछे नहीं हटते कभी। जो मांगलिक होते हैं, मांगलिक लोग, तो ऐसे ही इन्हें बदनाम किया जाता है कि मांगलिक है तो शादी में दिक्कतें आएंगी और बुरा हो जाएगा। शादी में बिल्कुल दिक्कत आती है अगर कोई एक मांगलिक है और दूसरा जो स्पाउस है वो मांगलिक नहीं है। तो जो मांगलिक है वो तो मेहनत बहुत ज्यादा करता है, उसको तो हर चीज की डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है हर चीज की। और जो नॉन मांगलिक है वो तो सुस्त होगा बहुत, है ना, दोनों के अंदर तो बहुत फर्क होगा ना। तो फिर वो कैसे रिलेशनशिप सही रह पाएगा? तो इसके लिए मंगल की स्थिति किसी पर्टिकुलर हाउस पे देखी जाती है या मंगल अगर जिन घरों की हम बात करते हैं कि जहाँ से मांगलिक दोष बनता है, उन्हीं घरों में मंगल की स्थितियाँ होने से शादी में प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, वो अगर मांगलिक हैं और तो उस कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत आती है ना। उसके लिए जो है मंगल को शांत करने के तरीके देखने चाहिए कि मंगल कैसे, वो कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है, उसने क्या नक्षत्र ले रखे हैं, वो किन को देख रहे हैं, उस मंगल को कौन देख रहा है प्लेनेट, उसके हिसाब से फिर उसकी रेमेडीज उसके हिसाब से आती हैं। लेकिन अगर मंगल को ठीक करना है तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, हनुमान जी के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएं हर मंगलवार। मंगल अच्छा हो जाएगा कुंडली में और उसके अच्छे फल मिलने स्टार्ट होंगे। तो कुंडली की हम बात कर रहे हैं, क्या एक जातक की कुंडली देख के ये पता किया जा सकता है कि होने वाला पार्टनर इसका कैसा होगा? ये क्या कुंडली हमें बता सकती है? बिल्कुल, कुंडली बताती है कि जातक का पार्टनर जो होगा वो किस तरीके का होगा, कैसा होगा, सुंदर होगा,
किस तरीके का आएगा, किस दिशा से आएगा, और उसकी और दोनों की पार्टनरशिप आगे किस तरीके से चलेगी, वो उसके अंदर कुंडली में आता है। कोई पर्टिकुलर ग्रह है ऐसे या कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऐसा है जिससे ये पता किया जा सकता है? कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के, जिससे पता चलता है कि आगे किस तरीके से चलेगा। जैसे हम देखते हैं कई कुंडलियां होती हैं जिनके अंदर स्पाउस कोई एक है, जैसे कोई लड़का है या लड़की है, दोनों में से एक है जो थोड़ा लड़ता ज़्यादा है या झगड़ा ज़्यादा करता है या किसी की बात सहन नहीं करता, वो स्पाउस की भी बात सहन नहीं करेगा, वो डाइवोर्स की तरफ एकदम से जाएगा। तो और दूसरे की कुंडली देखते हैं कि ये इस तरह के लक्षण नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ठीक है बनी रहेगी, कि कभी एक थोड़ा लड़ाई झगड़ा करेगा तो दूसरा शांत रहेगा, तो समझौता हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में अगर ऐसे योग होते हैं तो फिर तो मना कर देते हैं हम कि नहीं होगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों की कुंडली में अगर इस तरह के योग हैं लड़ाई झगड़े के या डिवोर्स के, तो फिर नहीं आगे नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक लड़ाई झगड़ा करेगा तो दूसरा तो पहले ही तैयार बैठा है। बिल्कुल। वो बोलेगा मैं कल डिवोर्स देता हूँ, बोलते कल नहीं आज देते जी। तो उस चीज़ का तो फर्क देखने को वो कुंडली से पता चल जाता है। तो ये किसी एक की कुंडली से भी पता किया जा सकता है? एक की कुंडली से बिल्कुल पता किया जा सकता है, लेकिन और अच्छे से गहन अगर देखना हो तो फिर दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। जी। तो प्रवीण जी, अब क्योंकि आपने फेस रीडिंग के बीच में बात की थी, क्या हम फेस रीडिंग के थ्रू ये जान सकते हैं कि किसका कौन सा प्लैनेट जो है वो मजबूत है, या किस तरह के प्लैनेट जो है उसकी लाइफ को, उसकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं या उनको लीड करते हैं? ये क्या फेस रीडिंग के थ्रू पता किया जा सकता है? बहुत कुछ पता चल जाता है। अच्छा, तो अगर आप अगर हमें कुछ चीज़ें बता सकें कि अगर किसी की कुंडली में या किसी के फेस से क्या ये पता किया जा सकता है कि सूर्य इसका किस तरह का है, चंद्रमा किस तरह का है, किस तरह के लक्षण ये होते हैं? बिल्कुल पता चल जाता है, आराम से पता चलता है, इससे बहुत आराम से पता चलता है। अगर किसी के माथे पे चोट का निशान है, ठीक है जी, तो ये तकरीबन उनको छोटी उम्र में लगा होता है, 12-14 साल की उम्र में। ठीक है। आपके है निशान, कब लगा था? पता नहीं, याद नहीं। छोटे थे, ठीक है। इसका मतलब आप कुंडली से मांगलिक हैं। अच्छा। ठीक है। जो लोग कुंडली से मांगलिक होते हैं, माथे पे चोट का निशान जो है वो 12-14 साल की उम्र में कंपलसरी है, लगना है। जो भी इंसान मांगलिक है, किसी भी घर का किसी भी, हो, ठीक है, वो किस घर का है उसके हिसाब से फिर चोट उस माथे पे उस जगह के हिसाब से लगेगी। अच्छा, तो मतलब मंगल की स्थिति कहाँ पे कैसी पे होगी, उसके हिसाब से आपके माथे पे निशान होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत अच्छी रोचक है चीज मैंने देखी कि जिनके माथे पे कट का निशान है और नोज का ये पोर्शन जो थोड़ा छोटा है, ऐसे लोगों ने से अगर आपने कभी पैसे लेने हैं, कभी पैसे दिए थे वापस लेने, आप मांगने जाएंगे, उनकी जेब में है बट वो देंगे नहीं। अच्छा। वो देंगे नहीं, वो बोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा। आज नहीं है, कल देखते हैं यार, तुम्हें पता है मेरी स्थिति, आज नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की कंडीशन आती है। नोज का अगर पोर्शन देखते हैं ना, नोज जिनकी छोटा होता है ये पोर्शन, बहुत कंजूस होते हैं, ठीक है, मतलब पैसा बहुत मुश्किल से निकलता है, बचत करना जानते हैं कि बचत कैसे करनी है। जिनको ये पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है ना, बहुत खर्चीले होते हैं। अच्छा। बहुत खर्चीले होते हैं, है ना, पैसा रुकता नहीं है हाथ में, पैसा नहीं रुकेगा। ये पोर्शन जो है नाक का, जिनको थोड़ा चौड़ा होता है, लीडरशिप क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ऐसे लोगों को लीड जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को ना किसी एक सिंगल बंदे के सामने बैठा दो या 100 लोगों के सामने बैठा दो, सबको लीड कर लेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या फर्क आता है, आईब्रोज, जिनकी आईब्रोज जो है वो थिक होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, ऐसे लोग कुछ भी सामान लेना होता है, कुछ भी परचेज करना होता है, तो उसमें ना पूछताछ बहुत करते हैं। अच्छा। ठीक है। और कि कोई एक सामान लेने गए, मान लीजिए किसी शॉप से कोई कपड़े लेने गए, तो उनको ये पता करना है कपड़े ये बना कैसे, इसकी कीमत इतनी किस तरीके से आई, कैसे खर्चा बढ़ा इसका इतना कि इतनी कॉस्ट हो गई इसकी, सारा कुछ पता करना है। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि सामान लेना है, सिर्फ नॉलेज लेनी है, पूरी नॉलेज ली, पसंद आ गया तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा। और जिनकी आईब्रोज थोड़ी पतली होती है ना, इन लोगों को क्या है, किसी चीज पे कुछ बोलना नहीं है, कुछ पसंद आ गया तो ले लिया, नहीं तो छोड़ दिया। ये छोटे से छोटा सामान, बड़े से बड़ा सामान, कुछ भी लेना है एकदम से ले लिया। अगर कुछ बार्गेनिंग करने की इच्छा भी कर रही है ना, एक बार बोला और उसने मना किया
तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो ले लेना एकदम से। उसके बाद आईज की अगर मैं बात करूँ तो आईज जो हैं, सबसे अच्छी जो आईज होती हैं, अगर रिलेशनशिप्स को लेके बात करूँ तो ब्लैक, या इंडिया में जो चलती है हमारी लाइट ब्राउन में शेड आ जाता है हल्का, इनमें रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। कभी भी नोट कीजिएगा जिनकी आईज जो हैं ब्लू या जो येलो कलर वाला आ जाता है, ठीक है, अलग अलग कलर्स आते हैं, इनमें ना रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे नहीं रहते इन लोगों के। कभी भी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखिए मैक्सिमम ऐसा ही है, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी है नहीं रिलेशंस को लेके। और अगर मैं आईज की वैसे भी बात करूँ तो अगर जेंट्स की लेफ्ट आई और लेडी की राइट साइड की आई जो है वो थोड़ी छोटी है, कई लोगों की एक छोटी बड़ी होती है ना, ऐसे लोगों की ना रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहते। अच्छा, वो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशंस नहीं कायम कर पाते, रिलेशन नहीं बन पाते उन लोगों के ठीक से, ठीक नहीं रहता उनके साथ। और दूसरा एक चीज मैंने कई रेमेडीज में बोली, कई जगह बोली है पॉडकास्ट में, कि ये जो एरिया आता है हमारा, ये सर्कल इस साइड का, ये हमारा शुक्र का आता है, वीनस का, ठीक है। तो इसको मनी बैग्स भी बोलते हैं। तो मनी के लिए क्या चाहिए कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के ना ये चीक्स थोड़े से पहले करते ना गुगली उगली उश, वैसे करना चाहिए, क्योंकि इससे ना मनी अट्रैक्ट होती है। और हस्बैंड का वीनस ठीक हो सकता है, हस्बैंड का वीनस ठीक हो जाएगा, और वाइफ का भी। अगर पैसे के लिए करें, पैसा ही तो चाहिए, अगर फैमिली में पैसा आ रहा है और क्या चाहिए, और रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं, है ना। और पता होता है ये नहीं मतलब, लेकिन लड़ाई झगड़े में नहीं कि मतलब खींच ही देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं, वैसा नहीं, ठीक है, थोड़ा सॉफ्टली। तो और तिलों का भी क्या चेहरे पे कोई खास महत्व देखा जाता है? जैसे एक तो आपने बता ही दिया है, बट इसके अलावा और भी कोई ऐसा स्पेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तिल होने से आप ये कह सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो भाग्यशाली है या वो थोड़ा सा अनलकी है? दोनों केसेस में तिल अगर नोज पे है, या नोज के लेफ्ट राइट में, या फिर गर्दन में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है उसका, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। अगर गर्ल्स के राइट हैंड साइड में और बॉयज़ के लेफ्ट साइड में है, तो ऐसे बॉयज़ भी जिनका लेफ्ट साइड में है, उनकी शादी जब होती है तो वो शादी के बाद एकदम से उनका भाग्य बदल जाता है। तो उस चीज़ का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। एंड सेम फॉर लड़कियां अगर उनके राइट साइड पे, लड़कियों के राइट साइड में, ओके, ठीक। तो इस चीज़ का बहुत फर्क आता है जी। तो प्रवीण जी, हमने अभी तिलों के ऊपर बात करी, हमने थोड़े से समझने की कोशिश करी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एरियाज़ हैं या कौन कौन से छोटे छोटे निशान हैं जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि जो मैंने पीछे भी आपसे पूछा एक सवाल, कि नज़र दोष या इस तरह की चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं अपने आसपास। कई बार होता है कि ये बोला जाता है कि शायद ऑरा उतना क्लीन नहीं है, या आप एक अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करते हैं चीज़ों में। ये किस तरह की चीज़ें होती हैं? ये भी क्या कुंडली से पता किए जा सकते हैं, या इनका एक दूसरा पहलू भी होता है? बिल्कुल, ये कुंडली से पता की जा सकती हैं। अच्छा। ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है हमारा, जो हमारी कुंडली की महादशा चल रही होती है, अंतरदशा चल रही होती है, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, वो हमारा ऑरा होता है। अच्छा, ठीक है। जितना मैंने चेक किया आज तक के, मतलब ऑरा वही है कि हमारे जो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, कुंडली की महादशा चल रही होती है, हमारी बॉडी के साथ में बिल्कुल वो कलर होता है ऑरा का। ऑरा का वो कलर होता है हमारी बॉडी के पास, और सबसे ज्यादा थिक, सबसे ज्यादा मोटा वही एरिया कवर करेगा। फिर उसके बाद अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस सूक्ष्म दशा, इस तरीके से दशाएं चलती हैं, वैसे ही हमारा ऑरा क्रिएट हो रखा होता है। अगर हमारी कुंडली में हमारी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो वीक है, अगर हमारी दशा ठीक नहीं चल रही उस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन में कुंडली में, तो हमारा जो ऑरा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है, हमारी कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन स्ट्रांग है, हमारा ऑरा स्ट्रांग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी हमने ऑरा की बात करी, अब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी नेगेटिव चीज़ के इन्फ्लुएंस में हैं, नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं, तो ऐसे केसेस में क्या ये कुंडली से एक तो चीज़ है कि पता की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह के इन्फ्लुएंस में कोई इंसान आ गया है तो फिर उसे किस तरह की एक बेसिक लेवल के रेमेडीज़ हैं या किस तरह की भक्ति है जो वो कर सकता है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है? क्योंकि जब तक किसी और के पास जाएगा मदद के लिए, उससे पहले वो क्या अपने लिए एक प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकता है? देखिए, अगर कुंडली में
जो है दशा ठीक है, प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग है, तो बड़े से बड़ी एनर्जी भी, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आके दरवाजे पे बैठ के रहे ना, वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो हमारी दशाएं इतनी पावरफुल होती हैं? पावरफुल होती है और होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जो पितृ होते हैं और हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं हमारे, उनसे बिना परमिशन के ये चीजें हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अच्छा। अगर हमारे पितृ हमारे साथ खड़े हैं, हमारे कुल देवी देवता हमारे साथ हैं, तो ऐसी चीजों को देख के वो भगा देते हैं उन चीजों को। अच्छा। नहीं आने देते पास। लेकिन अगर हम उनका ध्यान ही नहीं रख रहे, ठीक है, अभी पितृपक्ष निकला, पितृपक्ष में लोग, कई लोगों से बात हुई, वो लोग बोलते हैं हम नहीं करते, हमारे बड़े बूढ़े नहीं किया करते थे, हम भी नहीं करते। तो ऐसे में क्या होगा, पितृ तो नाराज होंगे ही। और अब तो जितनी कुंडलियां मेरे पास आ रही हैं, तकरीबन 90s के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है, उन सबकी कुंडली में, मैक्सिमम की कुंडली में पितृदोष है, मैक्सिमम में पितृदोष है, पितृदोष आ रहा है। फिर अगर मैं किसी से पूछूं ना कि आपके कुल देवी देवता कौन है, नहीं पता, भूल गए। अगर आप उन्हें भूल गए हैं तो वो भी तो आपको भूल जाएंगे। अगर वो आपको भूल गए तो कैसे चलेगा आगे? अगर वही आपके जो रक्षक हैं वो ही आपके साथ नहीं खड़े, तो ऐसी चीजें तो अपने आप आएंगी आपके पास। आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसी चीजों को। तो कुल देवी देवता की पूजा जो है वो जरूरी है, भूलना नहीं चाहिए। अगर पूजा नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट उनको याद तो करें रोज। हम लोग नहीं करते, कुल देवी देवता को पता भी नहीं है लोगों को, अब भूल गए हैं सब, अपने पितरों को भी धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से ये दिक्कतें हैं वो जो ज्यादा आ रही हैं अब। अगर ऐसी दिक्कतें फिर भी किसी के साथ अगर एकदम से हो जाता है, किसी के सडनली कुछ गलत हो जाता है किसी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में वो हनुमान मंदिर जा सकता है। हनुमान मंदिर जाएं और प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी को, और उनके दाएं चरण से लेके टीका अपने माथे पे लगाएंगे, रिलीफ मिलेगा उन्हें। तो प्रवीण जी, एक चीज़ मैं इसमें जानना चाहती हूँ जो कि अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो यंग जनरेशन है। जैसा आपने भी बोला कि कुल देवी देवताओं के बारे में लोगों को नहीं पता है, इष्ट के बारे में लोगों को नहीं पता है, या पितरों के बारे में भी अब बहुत सारा नहीं पता है लोगों को। यूजुअली न्यूक्लियर फैमिली भी रीज़न है कि आप सिर्फ अपने इमीडिएट जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं आप उनको जानते हैं, बट उससे पीछे कितने रहे हैं, कौन है, वो नहीं जानते हैं। अब ऐसे केसेस में जब आप अपने इष्ट को नहीं जानते हैं, आप अपने देवी देवताओं को नहीं जानते हैं, इस केस में किस तरह से लोग उनको पूछ सकते हैं या उनका नाम ले सकते हैं, या मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिससे उनको याद किया जा सकता है? क्योंकि नाम तो हमें नहीं पता, या कौन है ये नहीं पता कि शिव जी है, हनुमान जी है, माँ दुर्गा है या विष्णु जी हैं, ये तो नहीं पता है। लेकिन कुल देवता को अगर याद करना है तो वो किस तरह से याद किया जा सकता है? इष्ट देवी देवता में मान सकते हैं आप, ठीक है, कि कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई जो सरस्वती माता की पूजा कर रहा है, वो कुंडली से पता चल जाता है इष्ट किसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुल देवी देवता की अगर मैं बात करूं, कुल देवी देवता तो पहले चलता था कि 2, 4, 5 गांव होते थे मैक्सिमम, उनके होते थे। हर 2, 4, 5 गांव बाद अलग कुल देवी देवता है, वो तो अलग अलग आ जाते हैं। तो उनका पता तो आपको आपके गांव से पता चल सकता है, आपके बड़े बूढ़ों से पूछेंगे उनसे पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आप किसी, ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं ना, वहाँ पे नोट करवाया जाता है। पहले नोट करवाया जाता था, अब तो फिर भी नोट नहीं कराते। पहले के लोग तो नोट कराते थे, वहाँ बैठे होते पांडे, ठीक है, उनको पांडा बोला जाता है। पांडा वहाँ पे नोट करते हैं, उनके पास बही खाते की तरह, बही खातों की तरह पुराना लिखा हुआ, उसके अंदर आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी, गोत्र से लेकर देवी देवताओं तक, देवी देवता आपके बड़े बूढ़े कौन थे, पूरा आपका फैमिली ट्री आप वहां से जाके नोट कर सकते हैं। आपके इष्ट देवी देवता कौन है वहां से पता चल सकता है। आपके कुल देवी देवता कौन है वहां पे नोटेड होता है सारा। पता तो कीजिए, पता सब कुछ चलेगा, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है ना पता करने का। परेशानी जब तक नहीं आती है तब तक इंसान सोल्यूशन भी नहीं ढूंढना चाहता है। नहीं, ये भी परेशानी आती है लेकिन सॉल्यूशन भी पता किस तरह का ढूंढना चाहते हैं। उसके अंदर भी अपने लिए लिबर्टी ढूंढते हैं, उसके अंदर भी लोग लिबर्टी ढूंढते हैं। उनको बोला जाता है, बताता हूँ कोई रेमेडी, तो बोलेंगे हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। उसके अंदर भी उनको लिबर्टी चाहिए। परेशानी बड़ी है, वो बोलते हैं नहीं परेशानी बहुत बड़ी है, हमारे लिए तो ये जीने मरने का सवाल है। लेकिन रेमेडी में, उपाय में या पूजा पाठ में उनको उसके अंदर लिबर्टी चाहिए।
अगर यहाँ से हरिद्वार जाएंगे, ठीक है 2-3 घंटे का रास्ता है, चले जाइए आराम से, एक ही दिन लगेगा ना आने जाने में, वहाँ पे ढूंढने में, पता करने में, पता भी करके आ जाएंगे, दर्शन भी कराएंगे, स्नान भी कराएंगे, गंगा स्नान, कुछ पुण्य भी मिलेंगे और आगे की परेशानियों का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो एक दिन में पता कर सकते हैं ना। तो प्रवीण जी, अभी हमारे आज के इस पूरे पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, आपने कुंडली के बारे में बताया, आपने फेस रीडिंग करके या फेस देखकर किस तरह की चीज़ों को समझा जा सकता है और किस तरह से अपने इंसेस्टर्स को, अपने डेटीज़ को, अपने कुल देवी देवता को याद रखकर हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, आपने बताया। एक आखिरी चीज़ जो आप अपने दर्शकों के लिए कहना चाहें यहाँ पे। कुछ भी करें, बहुत अच्छे से करें, अपने कर्म अच्छे रखें और जो चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो ज़रूर करें। और आप सबसे एक विनती है, जय श्री राम का नारा एक बार कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि श्री राम साथ में रहेंगे। अभी दिवाली भी आने वाली है। श्री राम का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।